कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मक्का की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। अत्यधिक उपज के लिए मूंगफली की फसल में देखरेख। बायोगैस प्लांट लगाने की तकनीक पर जानकारी। मक्का खरीफ की एक प्रमुख फसल है जिसकी फसल इस समय बढ़वार ले रही है। तो ये फसल उचित बढ़वार ले सके और कीट बीमारियों से मुक्त रहे, इसके लिए फसल का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर संदीप तोमर से। जैसे कि पहले हम देखें कि ये फसल में आप देखते हैं कि लाइन्स में बोई जाना चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी जो वो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट के बराबर होती है। उसके बाद फिर पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। पौधे लाइन में जब बोएं तो सिंगल एक एक होना चाहिए। डबल पौधा होगा तो उसमें भुट्टे कम बनेंगे और अच्छा स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इसकी जो थिनिंग है विरलीकरण कर देना चाहिए, लाइन में पौधा एक एक हो। दूसरा देखें कि इसमें जो विभिन्न तरह के खरपतवारों की विशेष समस्या होती है, क्योंकि खरीफ में लगातार वर्षा होने से विभिन्न तरह के खरपतवार अधिक होते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। शुरू की अवस्था में फसल की जो बढ़वार है वो भी तीव्र गति से नहीं होती है, इसलिए खरपतवार अधिक हो जाते हैं। खरपतवारों में देखेंगे कि चौड़ी पत्ते वाले साँठ आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लहसुआ है, कैना है, और सकरी पत्ती वालों में आप देखें तो विभिन्न तरह की जो घासें हैं, सामक है और दूब घास है, मोथा, ये इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए यदि ये बुवाई के समय आपने दवाएं नहीं डाल पाई हैं और इस अवस्था पर आपको लगता है जब फसल आपकी 35-40 दिन की है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो रहे हैं, तो 2,4-D की आधा किलोग्राम मात्रा 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण पूर्णतः हो जाएगा। परंतु ये शाकनाशियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली बुवाई जो फसल है इस समय जब लगभग 25 से 30 दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल देना चाहिए। और दूसरी बार जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाने की बात करते हैं, जब फसल आपकी
लगभग 50 से 55 की दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल लें और मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल जब भुट्टे बनने लगते हैं और तेज़ हवा चलती हैं और बारिश होती है तो फसल गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इसमें मिट्टी चढ़ा दें और जो नाली सी बन जाएंगी वो सिंचाई भी करेंगी और अधिक बारिश होती है तो जल निकास का काम भी करती हैं। इसके साथ अब देखें हम इसमें उर्वरक प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन विशेष ज़रूरी है। तो आपने इसमें बुवाई के समय जो आजकल ज़्यादातर संकर मक्का उगा रहे हैं उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग किया है। इसी के साथ साथ 20 किलोग्राम सल्फर की भी इसमें आवश्यकता है और उसको भी आपने बुआई के समय उपयोग किया है। तो जो नाइट्रोजन की आधी और 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की संपूर्ण मात्रा आपने बुआई के समय डाली है। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट करके, एक तो जब फसल हमारी लगभग अब घुटनों की अवस्था की होने जा रही है इस अवस्था पर छिड़काव कर दें और एक हिस्सा जो बचता है उसको जब इसमें नर मंजरी निकलती है उस समय छिड़काव कर दें, यूरिया के द्वारा टॉप ड्रेस कर दें, उससे अच्छी बढ़वार होगी और पोषक तत्वों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए। इसके बाद इसमें आती है जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन में 2 मुख्य बातें होती हैं, एक तो फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना और दूसरा इसमें यदि अधिक जल भराव होता है तो उसका जल निकास करना। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें कि इसमें जल भराव की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है और उससे प्रभावित भी होती है, क्योंकि फसल छोटी अवस्था में जल भराव से ये ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि फसल में जल भराव न रहे, नहीं तो जगह जगह जमाव कम होगा या जमाव हो भी गया तो पौधे शुरू की अवस्था में अधिक प्रभावित होते हैं, सूख जाते हैं और अधिक पानी भराव से मर जाते हैं। इसलिए जल निकास जरूरी है। दूसरी बात आती है कि फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाए। जैसे खरीफ का सीज़न जो बरसात का सीज़न माना जाता है, इसमें बरसात होती है। यदि आपको लगता है कि लगातार 10 से 12 दिन तक बारिश नहीं हो रही है और फसल आपकी जल की आवश्यकता सूखती है, कहीं महसूस करती है, या दोपहरी में आप देखेंगे कि पत्ती हल्की सी लपेट सी लेने लगती है, तो उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। फसल की जो शुरू की अवस्था होती है, जहां हम कह रहे हैं कि नी हाइट स्टेज घुटनों की अवस्था की, उस समय इसमें जो कंशुआ जिसे आप कहते हैं किसान भाई, और ये शुरू में ही आप इसके तने को भेद करता है। इसकी जो वयस्क रहते हैं वो शुरू में आके पत्ती के निचली सतह पर अंडे देते हैं और ये तने में ज़मीन के पास से ही अंदर बढ़ जाता है। वहाँ से जो शुरू की अंदर वाली पत्ती रहती है, आप जिसे गोफ कहते हैं, उसमें ये अंदर रहती है इसकी सुंडी और वहीं से इसमें काट देती है। बाद में देखेंगे आप कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है या तो सूख जाएगी गोफ, या गोफ जब ऊपर आ जाएगी तो उसमें छेद से आपको दिखेंगे, ये इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप देखें कि इसमें कोई भी दानेदार जो दवा आती है, चाहे कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है आपकी, तो उसकी आप देखेंगे कि 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें और तुरंत अच्छी सिंचाई कर दें, क्योंकि नमी जितनी अच्छी होगी ये दवा उतना ही अच्छा काम करेगी और उससे वो पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है तो कार्बोफ्यूरान 3G, इसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। और ये दवा उपलब्ध नहीं है तो फॉरेट 10G आती है, उसकी भी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, माने 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। परंतु ये दवा जब डालें ध्यान रखें कि नमी खेत में विशेष आवश्यकता है, उसी पर ये अच्छा काम करती है। मूंगफली की फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और इन अवस्थाओं पर फसल की उचित बढ़वार के लिए निराई गुड़ाई, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई और फसल सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इन क्रियाओं को कब और कैसे करना चाहिए, जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आपने मूंगफली की फसल बोए होंगे जो कि अभी निदाई गुड़ाई के काबिल हो गई होगी। किसान भाइयों, इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए आप इसमें या तो डोरा चलाए, खुरपी चलाए, इनसे आप खरपतवार नियंत्रित करें। अन्यथा ये जो हम फसल को जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तो अधिकांश भाग इसका खरपतवारों द्वारा उपयोग किया जाता है और हमारी जो मुख्य फसल है उसको कम मिलता है।
इसलिए हम इन खरपतवारों का नियंत्रण या तो रासायनिक विधि से करें या यांत्रिक विधि से करें, है ना। तो इससे एक तो खरपतवार भी नियंत्रित होता है, दूसरा हम देखते हैं कि वायु संचार अच्छा होता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी गति से बढ़ती है और स्वस्थ रहती है। किसान भाइयों, दूसरी मूंगफली में पोषक प्रबंधन की बात आती है, तो इसमें हम नाइट्रोजनधारी उर्वरक तो बहुत कम देते हैं। हम इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दलहन है। इसमें ऑलरेडी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वातावरण की नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करता है और नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस कारण इसमें हमको यूरिया या नत्रजन युक्त उर्वरकों की कम ज़रूरत पड़ती है। सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। हम कई बार सल्फर को शामिल नहीं करते हैं, तो आप सल्फर ज़रूर दें। और जो सल्फेक्स पाउडर जो आता है 90% का, इसको हम अगर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं तो ये सल्फर की पूर्ति करने के साथ साथ फंजीसाइड का भी काम करता है। अगर हमारी फसल में कोई ऐसे टिक्का जैसी बीमारियां हैं, है ना, अगर बीज उपचारित नहीं करते, कहीं कवक जनित बीमारियां होती है, तो उसको भी ये नियंत्रित करता है। इसको अवश्य उपयोग करें। मूंगफली में हम जैसे फलियों को अगर देखते हैं कि उनका भराव ठीक से नहीं होता है, छोटे आकार के, और दूसरा हम जो देखते हैं कि पत्तियों पे अगर लाल धब्बे पड़ते हैं, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। और जिंक की पूर्ति के लिए हम EDT चिलेटेड जिंक, ये 100 ग्राम लगता है 1 एकड़ के लिए, तो ये 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हम अगर स्प्रे करते हैं तो इससे भी हम निजात पा लेते हैं। किसान भाइयों, हम कीट प्रबंधन में जैसे देखते हैं मूंगफली में सफ़ेद कीड़ार सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोफ्यूरान 5 से 8 किलोग्राम का भुरकाव करके सिंचाई करें, ताकि ये ज़मीन में अच्छी तरह से मिल जाए। तो ज़मीन में जो सफ़ेद ग्रब्स कहते हैं उसको, सफ़ेद कीड़ार, इसका हम नियंत्रण कर देते हैं। ये भी जड़ को काट के पूरे पौधे को मार देता है, तो हम इससे भी निजात पा जाते हैं। दूसरे रस चूसक कीड़े, इसमें एफिड जैसी, सफ़ेद मक्खी, इनका भी प्रकोप होता है और ये सीधे रस चूस के फसलों को नुकसान करते हैं। तो आप क्लोरोपाइरीफास 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें और इनसे भी निजात पाए। दूसरा, रोगों में हम देखते हैं इसमें तो जो टिक्का बीमारी होती है, सभी किसान जानते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए भी कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड जैसे कार्बनडाजिम, मैंकोजेब का स्प्रे हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, तो इसको भी हम नियंत्रित कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसमें दूसरा रोग जो पीला मोजेक के नाम से होता है, और आपने देखा होगा कई तरह के हम स्प्रे भी करते हैं तो ये नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस जनित होता है और इस पर नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सबसे पहले तो हमने बताया था कि जैसे रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण, अगर हम इनका नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये रोग ग्रसित पौधे से भोजन लेता है, और दूसरी बार जब स्वस्थ पौधे पे ये आश्रय लेता है तो ये बीमारी विषाणुओं को ट्रांसफ़र करते हैं, स्वस्थ पौधे में भी पहुंचा देते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करें। और दूसरा, जैसे कोई अगर रोग ग्रसित पौधा है पीला मोजेक से, तो उसको आप उखाड़ के गड्ढा बना के उसमें दफना दें, ताकि वायरस फैल ही ना पाए। तो ये मोटे मोटे इसके उपचार थे। तो किसान भाइयों, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समय समय पर उपयोग करके मूंगफली का ज़बरदस्त उत्पादन ले। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बैकयार्ड मुर्गी पालन लाभकारी कृषि सह व्यवसाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
आज के इस आधुनिक युग में हम भले चाहे जितनी तादाद में अनाज या सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे अधिकतर किसान लकड़ी पर निर्भर करते हैं, जिसकी आजकल बहुत किल्लत है, या फिर LPG सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं, जो कि काफी महंगी है। इसलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अन्नदाता कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति को देखें। किसान भाइयों, तो आज हम बात करते हैं कि बायोगैस को हम अपने घर में कैसे लगाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है, जिसमें कृषि विभाग भी इसके लिए कुछ लोगों की मदद करता है। तो मैंने भी जब सुना तो मैं भी विभाग के पास संपर्क में आया और मैंने भी बायोगैस लगाने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। सबसे पहले तो हमें अपने जहाँ पे हमारा किचन हो उससे 100 मीटर के दायरे में एक खड्डा तैयार करना पड़ता है, जिसकी नीचे 8 फुट डूंगा 8 बाई 8 का एक खड्डा तैयार किया जाता है। उसमें मटेरियल ऐसे है कि नीचे पत्थरों से मिलाया जाता है, ऊपर उसके ईंटें लगाई जाती है, 400-500 ईंट ऊपर हमारी लगती है। और जब हम गोबर डालेंगे तो यहाँ से गैस चलेगी और हमारी सीधे किचन में पहुँच जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम की इनपुट की। जो इसमें 3 खाने होते हैं इसके, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सिलेंडर। तो जब हम सिलेंडर में गोबर कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आओ बात करते हैं। जो इनपुट का हमने ये बनाया हुआ है, इसमें 4 बाल्टी गोबर की सुबह डाल दो और 4 बाल्टी इसके अंदर पानी की डाल दो और इसको मिलाओ। ये थोड़ा पतला सा होना चाहिए, ऐसे बहुत गाढ़ा ना हो जैसे अंदर जाने में से कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसमें गोबर डालते हैं, 4 बाल्टी गोबर की डाल दी, 4 पानी की डाल दी, उसका घोल बना के हमने इसको ढक्कन को निकाला और वो सीधा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के धो धा के साफ़ कर देना चाहिए। कि हम इनपुट में जो गोबर डाला वो बाहर कैसे आएगा, उसके लिए एक हमने ये आउटलेट बाहर बनाया हुआ होता है, जिसके बीच में ऐसे गोबर होकर हमारा बाहर निकलता है। फुट से हमारा गोबर सीधा सिलेंडर में जाएगा, सिलेंडर से हमारी गैस बनेगी, वो सीधी हमारी रसोई में जाएगी, हमारे सिलेंडर से गैस अंदर चले जाएगी और जो उसका वेस्ट होगा वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने से इसमें एक बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद जो है तैयार हो जाती है, जो हम खेतों में डालते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। जैसे खेतों में इसको डालेंगे तो बहुत अच्छी खाद का काम देती है। जैसे हम दूसरी खादें यूज़ करते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। अपने घर में ज़रूर लगवाना चाहिए, इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो हमारा गोबर है वो खेतों में जाता है तो खेतों में भी 6 महीने के बाद उसकी खाद तैयार होती है, उससे पहले वो खेतों को ख़राब करता है। तो इसके लिए जब हम इसमें गोबर को यूज़ करते हैं और उससे जो गोबर निकलता है वो हमारा 15-20 दिन में ही, 40-45 दिन के अंदर अंदर ही हमारी जो खाद जो अच्छी तैयार हो जाती है, जिसको खेतों में डालने से खेतों की उपज बढ़ती है और ज़मीन को बहुत उपजाऊ करता है। जो जैसे हम केमिकल नाइट्रोजन यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मिनरल होते हैं। तो नंबर 2, इससे हमारा चूल्हा चल पड़ता है। चूल्हा जैसे हमने गैस सिलेंडर लेना है, आज एक में 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, तो वो हमें नहीं लेना पड़ेगा, उसकी हमें बचत हो जाएगी। खाना बहुत अच्छा बनेगा अंदर जाके, कोई इसका खतरा नहीं है, बहुत आसानी से वो चलती है और आसानी से वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो है प्रदूषण से भी बचत हो जाती है, धुआं नहीं हमारी आंखों को लगता है। और ऊपर से सरकार भी इसके लिए बहुत सहयोग दे रही है। इसमें 50% आधी रकम सब्सिडी में वो दे देती है। कृषि सह व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान बैकयार्ड मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार, देखरेख, प्रबंधन इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो ये व्यवसाय कम लाभकारी होगा। अतः बैकयार्ड मुर्गी पालन के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार से।
ग्रामीण मुर्गी पालन योजना के तहत अथवा घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन योजना के तहत बैकयार्ड मुर्गी पालन जिसको कहा जाता है, उसके तहत आप मुर्गी पाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके पास 2-4-500 रुपए है, उसमें भी आप चाहे तो ये मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। या अगर ऑर्गेनाइज रूप में थोड़े से अगर आपके पास पूंजी है तो 10 से 15 हजार रुपया में छोटा सा बांस बल्ला से जोड़कर एक फार्म बना करके मुर्गियां रखकर उसका पालन कर सकते हैं। घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड मुर्गी फार्मों के लिए झारखंड के लिए, बिहार के लिए जो अनुशंसित हमारी नस्लें हैं मुर्गियों की, बिना किसी ज्यादा इनपुट के की जा सकती है, वह है बनराजा एवं ग्राम प्रिया। भारत की मुर्गी परियोजना निदेशालय प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई नस्लें हैं जो बिहार के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। अगर आप छोटा सा फार्म बनाना चाहते हैं तो उस फार्म में जो फीडर या ड्रिंकर आता है, बाजार में प्लास्टिक का फीडर और ड्रिंकर उपलब्ध है, इस दोनों का प्रयोग करके आप छोटे से घर में आप चाहिए तो पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अगर अंडा के लिए रखे हुए हैं तो 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी की दर से स्थान की आवश्यकता पड़ेगी अंडोत्पादन के लिए। ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गियां 1 वर्ष में ये लगभग 180 अंडे तक देती हैं। इनकी अंडोत्पादन क्षमता आपकी गांव वाली मुर्गियों से लगभग 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। दूसरा, गांव की मुर्गियां जो हैं वो 1 वर्ष के बाद उनका शारीरिक वजन 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है। लेकिन ये उन्नत नस्ल की देसी मुर्गियां जो हैं बनराजा और ग्राम प्रिय, इनका शारीरिक वजन लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास हो जाएगा। सिस्टम में अथवा एक्सटेंसिव सिस्टम में तीनों पद्धति में पाल सकते। उसमें नीचे बिछाली बिछा दीजिए, कुन्नी का बिछाली 4 से 5 इंच मोटी, या फिर धान का भुस्सी जो गांव में बिछा करके, और उसमें आप मुर्गियों को रख करके पाल सकते हैं। फीडर को आप हैंगिंग पोजीशन में दाना का बर्तन रखा जाता है ताकि मुर्गियां अपने आवश्यकता अनुसार उसमें से दाना चूक सकें। ड्रिंकर को जमीन पर तन को और उसको प्रत्येक दिन अथवा 1 दिन के अंतराल पर उसके स्थान को बदल दिया जाता है, क्योंकि पानी पीने के क्रम में जो पानी गिरेगा कुन्नी पर या धान के भुस्सी पर जो गिरेगा वहाँ नमी पैदा करती है, और नमी कई तरह हो गई। इसमें आप मुर्गी रख करके और आप फार्म खोल सकते हैं। 1 दिन के चूजे आप चाहिए तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची झारखंड से आप प्राप्त कर सकते हैं 1 दिनी चूजे। इसे आप लेकर के पालें। 6 महीने के चूजे हो जाने पर इनमें अंडोत्पादन शुरू हो जाता है। प्रारंभ में अंडों का आकार छोटा होता है, लेकिन अगले 1-1.5 महीने के बाद अर्थात अंडा देना शुरू करते हैं, उसके 30 से 35 दिनों के बाद इनके अंडे का औसत वजन 60 से 65 ग्राम होता है, जबकि देसी मुर्गियों का अंडे का औसत वजन 35 से 40 ग्राम होता है। और अंडों का रंग भी बिल्कुल गांव वाली मुर्गियों की तरह भूरा अंडा होता है, जिससे कि आपका बाजार भाव भी उत्तम मिलता है, अधिक मिलता है। जहां तक इसकी आहार व्यवस्था की बात है तो जो आप ब्रॉयलर फार्म के लिए अर्थात उजली मुर्गियां जो पाली जाती हैं मांस उत्पादन के लिए, उसके लिए जो आहार बाजार में उपलब्ध है वही आहार ब्रीडर राशन या फिर ग्रोअर राशन अथवा फिर लेयर राशन के नाम से उपलब्ध है। वो राशन आप बाजार से लेकर के और दे सकते हैं। 1 दिन वो चूजों को जो आप ला कर रखते हैं उसके लिए अलग से मैश राशन पतला दाना रहता है, जिससे 1 दिन चूजे 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक अच्छे से उसको चुग पाते हैं और खा पाते हैं। वो राशन आप उसे लेकर के दीजिए। राशन खरीदने में, दाना लेने में एक चीज का किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि वो दाना आप कभी उच्च स्तरीय दुकान से खरीदें। अंडों के रखने के लिए वो कूट का बना बनाया आता है, गत्ते की बनी हुई, जिसमें अंडे बहुत बढ़िया से रखे जाते हैं। वो आप बाजार से बिल्कुल ही कम कीमत में खरीद सकते हैं, चाहे आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या छोटे स्तर पर मुर्गी फार्म खोले हुए हो। उसमें अगर अंडे आप रखते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। ये अंडे आप बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है फगुहा कन्नौज के रघुवीर चौधरी ने। आपने कटहल के नए बाग की स्थापना पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज जो आपको विशेष रूप से जानकारी दी जा रही हो कटहल की खेती के बारे में दी जा रही है, और विशेष ध्यान ये रखना है कि खेत में पानी न लगे
ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पर कि आपकी कटहल की बाग सफल हो सके, और इस तरह से ऊंची और अनुपयुक्त ज़मीन कम में इसको लगा करके अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। विशेष रूप से जो कटहल की चयनित प्रजातियां हैं वो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वैरायटी अच्छी सिलेक्शन की गई हैं। उसमें नरेंद्र 1 कटहल है, नरेंद्र कटहल 3 है, नरेंद्र कटहल 5 है, नरेंद्र कटहल 7 है। ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक तो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरा पका करके कोवा खाने के रूप में होती है। विशेषकर जो आम आदमी के उपयोग में आने वाली कटहल की प्रजाति है वो सब्जी के रूप में ज़्यादा उपयोग की जाती है। कोए को कम लोग केवल शौकवश खाते हैं। कटहल की खेती करने के लिए किसान भाई 10 गुणे 10 मीटर पर लाइन से लाइन और पौधों की दूरी पर 1 गुणे घर मीटर के गड्ढे खोद ले। उसमें ऊपर की जो आधी मिट्टी एक तरफ रखें और आधी नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखें। 4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम उसमें जो है पोटास और 250 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और हड्डी का चूरा और 100 ग्राम फोरेटेंजी मिला करके गड्ढे को पाट लें। गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखें कि ज़मीन की सतह से वो 2 इंच ऊपर है ताकि बरसात में वो गड्ढा बैठे तो वो ज़मीन के बराबर हो जाए। किसान भाइयों, गड्ढा भराई का यह कार्य आपने मई-जून माह में कर लिया होगा। फिर जो किसान भाई चयनित प्रजाति कटहल की लेते हैं उनको ले करके उस जितनी उनकी पिंडी होती है उस पिंडी के आकार का ही गड्ढा उसमें खोदा जाएगा और उसको अच्छी तरह से दबा करके लगा दें ताकि वहाँ पर उस पौधे को और बाएं हाथ से उठाएं तो निकले न, ये समझ लें कि उनका पौधा अच्छी ढंग से रोपित हो गया है। और रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई करें। यह विशेष ध्यान रखें कि पौधा लगाने का समय जो है अपराह्न 3 बजे के बाद है ताकि धूप में वो मुरझा न जाए और इससे पौधा आपका धूप से प्रभावित नहीं होगा। और इस एक पौधे में कम से कम 100 फल से लेकर के करीब 200-250 फल तैयार हो जाते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।
है।